सबसे पहले मैं सैयद जब्बाद आपके पास आना चाहता हूं और बहुत सामान्य सवाल एक करना चाहता हूं कि दुनिया में कहीं भी कुछ घटे तो इंस्टाग्राम की स्टोरी से लेकर सड़क पर प्रदर्शन तक बहुत कुछ होता है, लेकिन केवल एक बात ऐसी है कि अगर अत्याचार हिंदुओं पर कहीं हो जो विजिबल है, यह कोई आरोप प्रत्यारोप किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा जो विजिबल है, जो साफ दिख रहा है, उस पर कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सब आराम से अपनी जगह स्थिर होकर बैठ जाते हैं। क्या हिंदू होना, खासतौर से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इसको गुनाह की श्रेणी में डाल देना चाहिए कि भाई तुम्हारी नियति है, तुम्हारी किस्मत है, तुम भोगो? जी बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न है और जो वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बेइंतहा गलत है। उसको जितना भी कंडेम्ड करा जाए वो कम है। और मुझे शिकायत इस वक्त जो है भारत की आम सोसाइटी से भी है और ख़ुद जिस तरीके से और भारत सरकार से भी है कि हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है। मैंने आप ही के चैनल पे राम भाई, रिपब्लिक भारत पे, पिछले साल जो घटित हो रहा था उसको लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करी थी और मैं लगातार आवाज़ उठा भी रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम और जो है मजबूती के साथ अपने हिंदू भाइयों के साथ जो वहाँ पे गलत हो रहा है उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला करके ऐसे लोगों को कंडेम्ड कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात ये होती है, आप सोचिए हमारा व्यापार 14 से 15 बिलियन डॉलर का होता है। हम बिजली सप्लाई करते हैं बांग्लादेश के अंदर, एक बड़े उद्योगपति हैं और वो बहुत सरकार के करीबी हैं। अरे कुछ तो करिए वहाँ पर। ये बांग्लादेश हम भारत ने बनाया था। हमने जब इन बेगैरतों के ऊपर, और आज वहाँ पर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस लोग आ रहे हैं, चाइना के इन्फ्लुएंस लोग आ रहे हैं, वहाँ की आवाम को मेरा पैगाम ये है, जब तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान जैसा बेगैरत मुल्क, वहाँ की फ़ौज जुल्म और ज़्यादती कर रही थी तो इसी भारत के लोगों ने तुम्हारी मदद करी थी। तुम्हारी यहाँ जो कत्ल गारत गरी हो रही थी तब भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने तुम्हारी मदद करी थी और आज तुम भारत के ही खिलाफ बोलने लगे हो। यहाँ के आम जनमानस को ये समझने की ज़रूरत हो रही है, अगर आप फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, फ़लस्तीन के कमज़ोरों की आवाज़ आप उठाते हैं, तो बांग्लादेश के लोगों की भी आवाज़ और बांग्लादेशी हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको भी आपको उठाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं आवाज़ बात करने से, देखिए बात आप कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको शुक्रिया भी बोलता हूं, लेकिन कहां है वो पूरी फौज जो नसरल्ला के लिए फोटो लेकर घूम जाती है? नहीं, जिनको नसरल्ला में एक उम्मीद दिखती थी, जिनको नसरल्ला के अंदर यह लगा कि भाई वो चला गया तो कौन सी उम्मीद मारी गई, उनको बांग्लादेश के हालात नहीं दिख रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, मैं संजीव उनियाल को इन कराते हुए, वो लोग कहां हैं भाई? वो कहां हैं जो लिंचिंग को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं करते हैं? 10 सेकंड दे देंगे राम भाई। जी बोल दीजिए, सही जब आप बोल दीजिए 10 सेकंड दे दीजिए। मैं अपने में राम भाई, सरकार क्या कर रही है अपने देश की? सरकार क्यों मौन बनी हुई है? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को या विदेश मंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए या कठोर एक बयान नहीं जारी करना चाहिए? अगर तुम नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम तुम्हें बिजली नहीं सप्लाई करेंगे। आप बताइए, वहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही तो उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हमारी विदेश नीति को क्या हो गया है? आप हमारे पड़ोस में देख लीजिए कि नेपाल के अंदर होता रहे, हम तब भी हमारी विदेश नीति तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखती रही। उसके बाद श्रीलंका के अंदर हो रहा था, तब भी हमारी विदेश नीति तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखती रही। उसके बाद वहां इंडिया आउट कैंपेन मोइजू चलाते हैं आकर के, वो भी हम देखते रहे। चाइना हमारा ऑलरेडी दुश्मन, पाकिस्तान जैसा हमेशा बेगैरत मुल्क हमारे पड़ोस में आ गया। इस सवाल पे सैयद जवाब में जाऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन हो क्या रहा है? इस बात को मानने में अक्सर लोग पीछे हट जाते हैं कि सोच क्या है आपकी। पहले आप कह रहे थे कि शेख हसीना की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, शेख हसीना की सरकार ठीक नहीं चल रही है, इस सरकार को उखाड़ना जरूरी है। इस सरकार को उखाड़ने के लिए एक आंदोलन बना, उस आंदोलन ने क्या किया? हिंसा की, झगड़ा फसाद किया और आपने अपने चुने हुए यूनुस को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया, जो कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब तो भाई आपकी सरकार है, अब तो आंदोलनकारियों की चहेती सरकार है, अब तो सब कुछ आपके मुताबिक हो गया। उस सरकार के सारे मंत्री या तो कहीं जेलों में पड़े हैं या भाग गए हैं
या मार दिए गए हैं। मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथ की बीमारी है, वहां इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जो कट्टरपंथ की बीमारी है, ये कट्टरपंथ की बीमारी बहाने ढूंढती है। ये बहाने ढूंढती है कि आज ये बहाना है, कल वो बहाना है। अब आपके चहेते यूनुस है, अब क्यों दंगा कर रहे हैं? ये हिंदू जो मारे जा रहे हैं, क्या ये सरकार पलटने की काबिलियत रखते हैं? क्या कल के दिन इनमें से किसी को प्राइम मिनिस्टर बन जाना है? क्या कल के दिन ये अपना नया देश बना लेंगे? क्या कुछ भी नहीं है तो इनको क्यों मार रहे हैं? संजीव उनियाल जी। राम, दो तीन बातें हैं इसमें जी। मुझे लगता है कि दो तीन बातों को देखना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं है। जब डेवलप कर रही थी कंट्री हदिया के टाइम में, कहां से कहां बांग्लादेश ने अपना स्थान बना लिया था, कितनी विकसित हो गई थी। और एशिया में, खास तौर से वेस्ट एशिया में जाना माना नाम था बांग्लादेश। परंतु नहीं, हमें तो लड़ना है, हमें तो मारना है, हमें तो काटना है, हमें तो सिंहासन बदल करना है और घूम फिर के हमें सड़कों पर पत्थर मार मार के लोगों को सड़क पर लाना है। यह वास्तव में एक ऐसा माइंडसेट है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी कौम भी कह सकते हैं जो लगातार लड़ने पे विश्वास करती है, आगे बढ़ने पे विश्वास नहीं करती, बदलने में विश्वास नहीं करती। अरे हिंदुओं को मारते हो तुम, मारने के बाद टांग देते हो पेड़ पे और व्यापार की बातें करते हो चैनल पे बैठ के। दर्द नहीं है ना भाई? क्योंकि हम तो बदल गए, हमने तो जो है हिंदू धर्म छोड़ दिया, हम तो मुस्लिम बन गए। इसका मतलब यह नहीं कि इंसानियत मर जाएगी। अगर कोई आदमी मुसलमानों के साथ व्यापार कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको टांग दोगे, मार दोगे, काट दोगे, उसको जस्टिफाई करोगे। व्यापार बिल्कुल एक अलग चीज है। व्यापार को आप इंटरमिक्स नहीं कर सकते हिंदुओं को काटने मारने से। अरे प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। आपको प्रोग्रेसिव ना होने से ये स्थितियां आती है देश के अंदर। और आज आप सड़क पर आ जाते हैं, आपकी यूनुस जैसा आदमी जिसको कि लाया गया योजनाबद्ध, और जब वो आप बन गया तो आप उसके साथ मिलके हादी की मरण उसमें वो भी शामिल हो जाता है और ले दे के आप हिंदुओं के ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्या हिंदुओं को कमजोर समझा जाता है? क्या हिंदुओं को कमजोर समझते हो क्या? विदेश नीति इसमें क्या करेगी? विदेश नीति का कोई रोल है इसमें? अगर एक पड़ोस में रहने वाली कंट्री है और उसके साथ ऐसा हो रहा है तो विदेश नीति का रोल क्या है भैया इसमें? आप घूम फिर के वहीं पर आ रहे हैं, पचलाना वहीं रहेगा जी। मुमताज आलम रिजवी लेना होगा, मतलब लेना होगा। मुमताज आलम रिजवी, सैयद मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके थोड़ा एक एक करके बात हो जाए। पहले मुमताज आलम रिजवी बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं वहां पे, जो खबर आई है। तो ये हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसका एक असर कि 7 लोग वहां पे अरेस्ट किए गए, वहां पे कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज ये कि जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हो कि कहाँ वो गैंग है, तो वो गैंग कहाँ है जो यहाँ पे बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, ये सारे लोग कहाँ हैं? ये क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? चले, हमें बुलाएं आचार्य विक्रमादित्य जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ चलना है, कहाँ प्रोटेस्ट करना है? हम साथ में चलने के लिए तैयार हैं। निकलो, अपने अपने घरों से चलो बांग्लादेश एम्बेसी। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है वहां हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वहां जाने के लिए बाबा बागेश्वर तैयार है। बांग्लादेश के एम्बेसी क्यों नहीं चल रहा?